अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक माह से जायद जारी रहने वाली मुलाकातों और बहस मुबाहिसे के बाद हुकूमत बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। मगर जिस अंदाज में ये तरमीम मंजूर कराई गई है, ना सिर्फ उस पर सवालात उठे हैं बल्कि ये सवाल भी पैदा हो गया है कि हुकूमत अदालती मुदाखलत ख़त्म करने के लिए आईनी तरमीम लाना चाहती थी, मगर जो तरमीम आई है उससे अदालती मामलात में हुकूमत की मुदाखलत बढ़ जाएगी और अदलिया की आज़ादी महदूद हो जाएगी। कल सेनेट और फिर रात गए कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है। और अब इस नई आईनी तरमीम के मुताबिक कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अराकीन पर मुश्तमिल 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करेगी। और इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे सीनियर जज हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उनके बाद जस्टिस याया आफरीदी हैं। आर्टिकल 175A में होने वाली नई तरमीम के तहत पार्लिमानी कमेटी के पास इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए अब सिर्फ कल रात 12 बजे तक का टाइम है। इसलिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लिमानी जमातों के नामजद करदा अराकीन के नाम सामने आ रहे हैं। आज कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ने पार्लिमानी पार्टीज को खतूत लिखकर उनसे मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से कमेटी के लिए अपने अराकीन के नाम मांगे थे, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MQM शामिल हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को भी खत लिखकर पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम मांग लिए थे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। और फिर अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई कि चेयरमैन सेनेट ने 4 सेनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए हैं, जिनमें नून लीग के आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और JUI के कामरान मुर्तजा शामिल हैं। जबकि जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और सैयद नवेद कमर के नाम दिए हैं। नून लीग ने कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम भेजे हैं। MQM ने कौमी असम्बली से राना अंसार का नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भेजा है। और जराये के मुताबिक PTI ने कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर खान और साहबजादा हामिद रजा के नाम दिए हैं। PTI चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए मुशावरती अमल में शरीक होगी। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के बाद इसका इजलास होगा और मुल्क के अगले चीफ जस्टिस का नाम सामने आएगा। वाज़ेह रहे कि 26वीं आईनी तरमीम में अहम तरीन तरामीम आइन के आर्टिकल 175A में की गई है, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जो अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाएगी, जो तैनाती के लिए नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाता था, मगर अब 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह खुद ब खुद चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, बल्कि पार्लिमानी कमेटी जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद 3 सीनियर तरीन जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी में से किसी को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकेगी। इसके अलावा तरामीम में यह भी लिखा है कि अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने से मुआज़रत कर ले तो बाकी 2 सीनियर तरीन जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। अगर इसके बाद नामजद होने वाला जज भी मुआज़रत कर ले तो फिर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर किया जाएगा, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाए। आइन के आर्टिकल 179 में भी तरमीम की गई है, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रह सकेगा। और अगर इससे पहले ही 65 साल का हो गया या मुस्ताफ़ी हो गया या आइन के तहत बरतरफ कर दिया गया तो उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। 3 साल की मुद्दत पूरी होने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 साल से कम भी हो तो वो रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 8 अराकीन कौमी असम्बली से और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। अब ये मामलात हैं, इन कमेटियों के नाम सामने आ रहे हैं। कल 12 बजे तक तैनाती के हवाले से नाम देने हैं। हुकूमत इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है कि ये सब आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, मगर हुकूमत कह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के कहने पर हुआ है। जो कुछ हुआ है उन्हीं के मुसव्वदे पर अमल दरामद हुआ है। कल जो कुछ होता रहा, सुबह 5 बजे तक ये तरमीम हुई है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। सलमान अकबर राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हुकूमत से मौक़िफ़ के लिए राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, तरमीम बिलाखिर हो गई, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, मौलाना आपके साथ मिले, तरामीम रात के तकरीबन बल्कि सुबह के तकरीबन 4:30-5 बजे जाकर हुई। अब एतराज़ ये हो रहा है कि आपका ये एतराज़ दुरुस्त था कि जुडिशल ओवररीच हुई है, वज़रा आज़म के साथ, सियासी जमातों के साथ, हुकूमतों के साथ ज़्यादती हुई है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत हुई है, पार्लियामेंट के मामलात में जजेस ने मुदाखलत की है, मगर उस मुदाखलत को रोकने की ज़रूरत थी, ना कि अदलिया के अंदर मुदाखलत बढ़ाने की ज़रूरत थी, जो कि एग्जीक्यूटिव की और पार्लियामेंट की बढ़ा दी गई है। मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो बनते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका रास्ता रोकने के लिए।
नहीं, देखें शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं, फिर क्यों ना हम इन्हें जो है वो तहरीक इंसाफ की बजाय तहरीक एहतजाज या तहरीक इंतशार कहें। ये किस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये तो इन्हीं की जो है वो बनाई हुई अमेंडमेंट्स हैं। इन्होंने ये मसवदा जिसके ऊपर हमने इत्तफ़ाक़ किया, जो कि JUIF का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसवदा कहलाया, ये उन्होंने इनके साथ बैठ के बनाया है। राजा सलमान अकरम साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौलाना की टीम के साथ बैठ के हमने तय की हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, बेंच बनना चाहिए। बेंच के ऊपर हमें जो है वो कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर उनका ये भी कहना था के राय से, मगर उनका ये भी कहना था कि बेंच बने के साथ तय की, जब हमने उसके ऊपर इत्तेफाक किया तो ये भाग गए। तो इन्हें जो है इन्हें किस बात का एहतजाज है? मैं सलमान राजा साहब से पूछ भी लूंगा, मगर उनकी ये राय मैंने जरूर सुनी थी कि एक बेंच बने, मगर वो बेंच ऐसा ना हो कि बाहर से बन रहा हो। उन्हें इस बात पर एतराज है कि किस तरीके से बाहर से जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की बहुत ज्यादा मुदाखलत हो, वो बेंच बना रहा हो। अदालत के अंदर के बेंच अदालत के बाहर से बन रहे हो। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी प्रोपेगेंडा है। और इन्होंने जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन बनाई है, वो क्योंकि ये भी इनकी इनपुट भी उसमें शामिल है। इस वक्त भी जुडिशल कमीशन जो है उसके टोटल 13 मेंबर हैं। उन 13 मेंबर्स में से सबसे जो बड़ा शेयर होल्डर है वो जुडिशरी है। जुडिशरी के 5 लोग हैं वहाँ पे, बल्कि बार का मेंबर अगर साथ मिलाएं, जो कि अक्सर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसका टिल्ट जो है वो टूवर्ड्स जुडिशरी होता है, तो उनकी तादाद 6 है। मगर 13 में से 6 लोग तो उनके हैं। मगर रान साहब, किस तरह से कहते हैं कि वहाँ पे हुकूमत की मुदाखलत जो है वो ज़्यादा है? रान साहब, अगर क्योंकि हुकूमतें, रान साहब क्योंकि हुकूमतें, उनमें से 2 अपोजिशन के हैं। नहीं, मगर राज साहब क्योंकि हुकूमतें आमतौर पर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा सोच रही होती है। जब आपने कहा कि ज़्यादा इस वक्त पलड़ा जुडिशरी का भारी है, देखिए फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और फिर आजकल तो बार काउंसिल का पलड़ा आपके हक में ज़्यादा है, और फिर 2 हुकूमत के मेंबर्स, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट से, और एक नॉन मुस्लिम या वुमन जो नॉमिनेट करेगा वो स्पीकर करेगा तो नेशनल असेंबली का, यानी हुकूमत की मर्जी से होगा। इंडिया में जब एक ऐसी कोशिश हुई थी जुडिशल कमीशन टाइप, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की थी कि इंक्रोचमेंट है। तो ऐसा नहीं है। और आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, कल को अगर उल्टा हो गया तो फिर आप भुगत रहे होंगे। नहीं, देखें बात ये है शाहजेब, अगर आप मैक्सिमम भी करें 13 में से 5 मेंबर जो है वो जुडिशरी के हैं, 5 ही गवर्नमेंट के हैं। बाकी जो 3 हैं, 2 अपोजिशन के हैं और 1 जो है वो बार का नुमाइंदा है। जो बैलेंस जो है वो उन 3 के पास है। तो फिर वहाँ पे जो हुकूमत की जो है वो अक्सरियत कैसे हुई? वहाँ पे जो कास्टिंग वोट है वो तो अपोजिशन के पास है या बार के पास है। यानी किसी तरह से भी ये जो यानी सिस्टम लाया गया है, उसमें ना तो जुडिशरी का जो है वो पलड़ा जो है वो भारी है या ओवरवेलमिंग है जिस तरह से पहले था, और फिर चैम्बरों से जो है वो लोग जो है वो हाई कोर्ट के और जज जो है वो बनते रहे, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मर्जी की एलिवेशन जो है वो होती रही, और ना ही इसमें गवर्नमेंट का है। यानी एक बैलेंस ही मकसूद था, और इसमें बिल्कुल वो बैलेंस है ना। यहाँ पे हुकूमत अपनी मनमानी कर सकती है, लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि जुडिशरी भी मनमानी नहीं कर सकती, तो ये बात भी दुरुस्त है और ऐसा होना चाहिए था। वैसे मगर जो अगले चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसमें जब आप एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी पर भी एतराज़ है उन्हें, और ज़ाहिर सिर्फ उन्हें एतराज़ नहीं है, कुछ बहुत सीनियर वकला भी इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो बन रहा होगा एक ऐसी कमेटी के थ्रू जिसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप मुतनासिब नुमाइंदगी पर कर रहे हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी में हमेशा ज़ाहिर गवर्नमेंट को ज़्यादा मौका मिलेगा, और इसलिए अगला चीफ जस्टिस जो टॉप 3 जजेस होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे कि हम में से किसको हुकूमत चीफ जस्टिस बनाएगी। ये बात भी शाहजेब बगैर सोचे समझे की जा रही है। ये बात भी बगैर सोचे समझे की जा रही है, और जो है वो सिर्फ फितनागरी के लिए, मामले को उलझाने के लिए
प्रोपेगेंडे के लिए जो की जा रही है। पहली बात तो यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी, जिस जमात की भी होगी पार्लियामेंट में, उन सब को जो है वो उसमें शेयर मिलेगा। उसके बाद जो नॉमिनेशन है वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगी कि गवर्नमेंट उससे बेनिफिट कर ले, वो 2/3 मेजॉरिटी से होगी। और पहले 2/3 मेजॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट की जो है वो मर्जी को या गवर्नमेंट की जो है वो एक्सेस को रोकने के लिए है। मगर ये 2/3 मेजॉरिटी से होगी तो फिर गवर्नमेंट किस तरह से अक्सरियत से कर लेगी? जो पहले ड्राफ्ट सामने आया था उसमें सिंपल मेजॉरिटी लिखा हुआ था, ये मौलाना की फरमाइश पर 2/3 हुआ या तहरीक इंसाफ की फरमाइश पर 2/3 हुआ? देखिए, मामला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, जिसने कि एक इंतशारी टोले का रूप धारा हुआ है, उन्होंने पहले मौलाना के साथ मिल के यही मसवदा, इसमें मेरा ख्याल है कि 19-20 का भी नहीं, 15.25 और 20 का फ़र्क होगा, उन्होंने बैठ के मौलाना के साथ इसको तय किया, इसको बनाया। उसके बाद हमारे सामने आया। जब हमने लचक का मुजाहरा किया और हमने इस बात को पॉलिटिकली ये मुनासिब जाना कि हमने बाई ऑल मीन्स कंसेंसस करना है और कंसेंसस के साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, जब हम उसके ऊपर एग्री हुए तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा तो मकसद ही फौत हो गया, हमारा मकसद तो इंतशार है, हमारा मकसद तो झगड़ा है, लड़ाई है, महाजराई है, तो ये तो कंसेंसस हो रहा है, तो ये भाग गए वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के मसवदे में मौजूद थी। हमने टू दी मैक्सिमम उनके साथ जो है वो कोऑपरेट किया। जहाँ कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ हमारी उनकी समझ में आई, उन्होंने हमें अकोमोडेट किया, लेकिन हमने इस बात को पॉलिटिकली ये मुनासिब जाना और ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का फ़ैसला था, बाकी जो हमारी लीडरशिप में सारे लोग थे, ये सब का एक सोचा समझा कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि हमने ये अमेंडमेंट जो है वो विद कंसेंसस मीन्स कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ होंगे तो हमने इस तरह से करनी है। मगर हम तो समझे थे मगर ये 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला है PTI, तो ये भी साथ ही होगी। मगर जो 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला है उसमें एक मसला ये है कि शॉर्ट टर्म है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जब आप कभी ऑपोजिशन में जाएंगे तो आपको एतराज़ हो रहा होगा अपनी इसी अमेंडमेंट पर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर अभी देखें 12 रुकनी कमेटी होगी जो अगले चीफ जस्टिस के नाम के हवाले से 3 में से एक नाम सेलेक्ट करेगी, सीनियर मोस्ट में 3 सीनियर मोस्ट में से, उसमें से 8 नेशनल असेंबली से होने हैं, 4 सेनेट से होने हैं और मुतनासिब नुमाइंदगी होनी है। 3 नून के हो गए नेशनल असेंबली से, 2 पीपल्स पार्टी के हो गए नेशनल असेंबली से, 1 MKM का हो गया तो 6, फिर सेनेट से 1 पीपल्स पार्टी का और 1 नून लीग का हो गया तो 8। तो अभी तो 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल गई और आप 3 में से कोई एक चीफ जस्टिस बना लेंगे। मगर आइंदा कभी आप ऑपोजिशन में हुए, जो कि तहरीक इंसाफ को ताना पड़ता है कि आपको जब कहा जाता था कि भाई आपको कभी ऑपोजिशन में जाना है, मगर उनको लगता था वो सारी जिंदगी हुकूमत में रहेंगे, आप ऑपोजिशन में हुए तो आपको ये ठीक लग रहा होगा कि इस कमेटी के जरिए इसी तरीके से चीफ जस्टिस बने अगला? नहीं शाहजेब, ये दानिस्ता तौर पे की गई है कि कोई भी हुकूमत जो है वो 3 में से, पहली बात तो ये है कि 3 सीनियर मोस्ट, अब ये 3 सीनियर मोस्ट का जो है वो आइडिया जो है ये हमारा नहीं है, ये जुडिशरी का है। जुडिशरी जो है यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीनियर मोस्ट लगता था, वैसे ही सीनियर मोस्ट जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगते थे। ये इस मर्तबा जो जुडिशल कमीशन है जो जिसमें अक्सरियत थी जुडिशरी की, उन्होंने कहा कि जी ये सीनियर मोस्ट का मामला जो है ये तो गलत है, इससे जो है वो मेरिट जो है वो डिस्टर्ब होता है। सीनियर मोस्ट मीन के 3 लोग, जो 3 सीनियर मोस्ट हैं उनमें से जो सूटेबल है दैट इज़ द सीनियर मोस्ट। तो उन्होंने इसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने इसके मुताबिक फ़ैसला किया पंजाब हाई कोर्ट का, तो वही फार्मूला जो है वहाँ से उठा के तो हमने जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ले आए हैं। तो उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि 3 सीनियर मोस्ट में से एक होगा और वो जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से होगा। तो इसमें तो हुकूमत का या किसी का भी
जो है वो जुडिशल कमीशन की जो तरतीब और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी को भी जो है वो नहीं मगर 2/3 की तजावुज़ हासिल नहीं राज साहब, इस वक्त तो आपके पास कंफर्टेबल 2/3 है ना पार्लियामेंट्री कमेटी में, 12 में से 8 आपके आसानी से हो जाएंगे आपके पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मिला के। तो इस वक्त और क्या ऐसा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर मोस्ट हैं और एक बहुत क्रेडिबल एक जज हैं, बहुत अच्छे उन्होंने फैसले दिए, एक कोई हेड से के ऊपर या किसी एक आप लोगों ने एक खौफ आपके अंदर पैदा हो गया किसी वजह से, जिसकी वजह से आपने ये सब किया है, वरना एक बहुत ही ऑनरेबल उनका पूरा करियर रहा है? नहीं देखें शाहजेब, जो दूसरे 2 सीनियर मोस्ट हैं, जो 3 का पैनल है, उसमें मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मैं रद्द नहीं करता कि मंसूर अली शाह साहब बहुत क्रेडिबल, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन दूसरे लोग भी जो हैं वो भी इक्वली गुड हैं, वो भी जो है आखिर यहाँ तक वो पहुँचे हैं। आप जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में भी अफरीदी साहब का आप देख लें, आप जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में तो जाहिर है आपकी शायद राय हो, जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में भी आपकी यही राय? देखें मुनीब अख्तर साहब की, देखें अगर हम उन चीज़ों को एक तरफ रख दें तो बिल्कुल यही राय है, लेकिन अगर उन चीज़ों को सामने रखें तो फिर जो लेटर इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखे हैं और फिर उन लेटर्स को किस तरह से, यानी जिसको लेटर लिखा है उसे लेटर पहुंचाने से पहले मीडिया को पहुंचा दिया, ख़बर पहले जारी कर दी है, लेटर जो है वो बाद में पहुंचा है। तो ये अगर चीज़ें देखें तो ये इंतहाई काबिल अफसोस हैं और यही वजह है कि सीनियर मोस्ट जो फार्मूला था, उस फार्मूले ने बड़ा डैमेज किया है जुडिशरी को भी, उसने बड़ा डैमेज किया है हमारे अदालती निज़ाम को भी। तो यही वजह है कि ये सूरत हाल जो है इसको जो है वो बरूए कार लाया गया है और मैं समझता हूँ कि बेशक देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद कि ये एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। और इस फ़ैसले के ऊपर क्योंकि सबकी राय, सबका कंसेंसस, सबकी इनपुट है, सबकी वाइज ओपिनियन है, तो इसमें इसके ऊपर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। जैसे मगर सिर्फ पीटीआई जो है वो अपने बानी की खुशनुदी के लिए जो है ना वो इस किस्म की जो है वो इंतशार पे मबनी बयानबाजी कर रही है। जैसा मगर अब तो क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया दे दिया है तो चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार ही बहुत कम रह गया है, तो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनेंगे या नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस? देखें शाहजेब, जुडिशल इस वक्त जो अल्टीमेट पावर है जुडिशल सिस्टम में वो इस वक्त जो है वो जुडिशल कमीशन के पास है। जुडिशल कमीशन जो है उसमें गवर्नमेंट की और जुडिशरी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और उसके अलावा अपोजिशन भी रिप्रेजेंटेड है, बार्स भी रिप्रेजेंटेड हैं। उसकी सदारत तो है वो चीफ जस्टिस के पास है और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? नहीं, देखें अब ये मामला जो है वो कमेटी के पास है, 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ पे बात होनी है। भले पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ उनके अच्छे यानी वो हमारे साथ अलाई हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे मेरा ख्याल है जेयूआई का भी एक वोट होगा, इसी तरह से पीटीआई के भी वोट होंगे। तो मामला ये है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की अपनी राय होगी, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जो वो कह देंगे वो हो जाएगा, जो हम कह देंगे वो हो जाएगा। ये वहाँ पे डिस्कशन होगी और उसके नतीजे में इन तीनों में से उन कमेटी मेंबरान की नज़र में जो दी बेस्ट होगा वो सामने आ जाएगा और मैं समझता हूँ कि वो सभी बेस्ट हैं। मगर इसमें एक और आपने जो अमेंडमेंट की है जो इनिशियल ड्राफ्ट में नहीं नज़र आई थी वो ये कि अगर टॉप 3 में से एक का नाम प्रपोज किया जाए, वो मना कर दें, तो टॉप 3 में से ही बाकी 2 को ऑफर किया जाएगा। यानी कि जैसे याया अफरीदी फॉर एग्जांपल अगर आप उनको नॉमिनेट करते हैं, वो मना कर देते हैं, तो आपको जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से एक को नॉमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, फिर अगर वो मना कर देते हैं तो फिर जो टॉप 3 होंगे उसमें से फिर जो नंबर 4 होगा वो उन 3 में शामिल हो जाएगा। और उन 3 नहीं, मतलब आपने अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है, पहले कुछ और था, अब ये है कि टॉप 3 में से जो बाकी 2 हैं उनमें से इनको आपको करना पड़ेगा। उन दोनों ने मना किया तो फिर आपको नंबर 4 पे जाएंगे आप।
नहीं शाहजेब, वहाँ पे रिकन्सिडर का देखें ना, अगर 3 कंसिडर होते हैं और उनको कंसिडर होने के बाद जो है वो एक के ऊपर जो है वो फैसला होता है, तो उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट लोग जो है वो शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ पे रिकन्सिडर का लफ्ज़ नहीं है। मौलाना साहब आगे लिखा हुआ है कि अगर नॉमिनी उसके बावजूद भी डिक्लाइन कर दे अगला वाला नॉमिनी भी, तो फिर उसके बाद एक ऐसा नॉमिनी कंसीडर हो सकता है जो कि इन टॉप 3 जजेस में से नहीं होगा। मुझे ये भी बताएगा कि आप लोगों ने बहरहाल जैसे मुनीब अख्तर साहब पर माजी में भी सवालात उठाए, उनकी ऑडियो लीक्स, दीगर मामला, 63 का जजमेंट, बहुत सारे आप लोगों की तरफ से एतराज़ात उठाए गए। अब अगर कल का तो किसी को नहीं पता, जिस तरह मैंने कहा तहरीक इंसाफ को लगता था कि उनकी हुकूमत 2026 तक रहेगी, चली गई। लगता था उन्हें कि जनरल फैज़ हमीद बनेंगे, नहीं बने आर्मी चीफ। आप लोगों को लगता है कि मामला इसी तरीके से चलते रहेंगे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर बहरहाल अगर अब आप किसी को भी 3 साल के लिए जज बनाते हैं, चीफ जस्टिस बनाते हैं, तो आइंदा 3 साल बाद जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और कंटेंडर होंगे चीफ जस्टिस के लिए, और अगर आपकी हुकूमत नहीं तो ना हुई, तहरीक इंसाफ की हुई, तो आपको यही तरामीम उतनी अच्छी लग रही होंगी। नहीं देखें, यानी जो तरामीम है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। बाकी जहाँ तक लोगों का मामला है, देखें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो इसी तरह से जो है वो, वहाँ पे तो कोई कमेटी भी नहीं है, वहाँ पे तो हमेशा वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्ट या मुंतखब करता है। लेकिन मामला ये है कि जब चीफ़ जस्टिस जो है वो चीफ़ जस्टिस बन जाएगा, फिर आप मुझे बताएं कि वो फिर किसी हुकूमत के या किसी कमेटी के या किसी कमीशन के बताया तो नहीं होगा ना। वो फिर अपनी इंडिपेंडेंट अपने मेरिट पे ऊपर जो है वो काम कर सकता है। मामला ये है कि जो मगर साहब आप लोगों ने तरामीम इसीलिए की है ना कि आपका एतराज़ ये है कि मेरिट पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। ऐसा मगर इस वक्त जो लोग पहले इस मनसब के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कुछ मामलात ऐसे किए हैं कि जो इंतहाई काबिल अफसोस हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे जजेस हैं। तो आगे मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत होगी उसके हाथ में बहुत कुछ होगा। चीफ जस्टिस बनने से पहले जज उनकी तरफ देख रहा होगा, टॉप 3 उनकी तरफ देख रहा होगा, और आपको फिर उस वक्त अपनी ये तरामीम बुरी नहीं लग रही होंगी। नहीं देखें, उनकी तरफ अगर कोई देख रहा होगा, लेकिन जब वो बन जाएगा तो उसके बाद भी कोई ऐसी सूरत है कि उसे किसी तरफ देखने की ज़रूरत होगी। वो मुकम्मल उसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बैकिंग होगी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर क्या वजह है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी स्टेट एंड नेशन जो है वो अदा नहीं करेगा। वैसे आज ही एक क्राइसिस पैदा हो गया अदालत में भी, तो कोई एक अखलाकी जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए ना। आज ही क्राइसिस पैदा हो गया अदालत में। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का बेंच एक केस सुन रहा था और वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से था। वहाँ सवाल पैदा हो गया कि ये अब हमने सुनना है या आईनी बेंच ने सुनना है। फिर एक केस जैसे काजी फैसल साहब सुन रहे थे 13 जनवरी के फैसले के हवाले से, वहाँ तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया कि आपने नहीं सुनना है, आईनी बेंच ने सुनना है। तो ये तो एक बहुत ही क्राइसिस नहीं पैदा हो जाएगा कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, कौन सा केस उसका आईनी बेंच नहीं, कोई क्राइसिस पैदा नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो फैसला करेगा और उसका फैसला जो है वो हतमी होगा। तो ये फैसला भी आईनी बेंच ने करना है कि कौन सा फैसला कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे, कौन से हम लेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कोई हुकूमत ने नहीं मुकर्रर करना, वो जो है वो जुडिशल कमीशन ने ही मुकर्रर करना है। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं। सलमान अख्तर राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। सलमान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत का इसरार है कि ये तरामीम तो वो है ही नहीं जो हम करने जा रहे थे, ये तो वो हैं जो मौलाना और तहरीक इंसाफ का इत्तफाक हुआ। मौलाना ने भी कहा कि मतन पे हमारा इत्तफाक हो गया था और बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि मगर क्योंकि तहरीक इंसाफ की दूसरी शिकायत हैं अपने पार्टी चेयरमैन के हवाले से, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, अपने कारकुनों के हवाले से या अपने MNA सेनेटर्स के हवाले से जो कुछ उनके साथ हो रहा है, या फिर उनको प्रोटेस्ट ना करने, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही है। क्या दुरुस्त है कि मतन आप ही के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए मतन पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
मतन से हमें शदीद इख्तलाफ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमने मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू की इस गर्ज से कि जो बहुत बड़ी तबाही आने वाली थी उसको रोका जाए। हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि बिल्कुल भी कोई तरमीम ना हो। जो तरमीम की जा रही हैं उनका ना मकसद सही है ना उनका असर सही है। लिहाजा ये तमाम गुफ्तगू हुई और ये कहना कि हमें मतन पे इत्तफ़ाक़ है दुरुस्त नहीं होगा। अगर हमारे किसी मेंबर के किसी भी जुमले की वजह से ये तासुर उभरा है तो मैं बिल्कुल वजाहत से ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है, ना हमारे मेंबरान का, ना हमारी पॉलिटिकल कमेटी का, कोर कमेटी का, किसी भी सतह पे ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसी कोई बात की है तो गलत की है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन की रूह पर हमला हुआ है, अदलिया की आज़ादी को गस्ब किया गया है, मफलूज कर दिया गया है। ये एक सानिया है, ये एक स्याह तरमीम है। हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। आईनी बेंच के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि आपका और मौलाना का ही मुतालबा था, हम तो आईनी अदालत के लिए जा रहे थे, आपको स्पेसिफिकली वो कोट कर रहे हैं कि आईनी बेंच काबिल कबूल था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा ये कहना था, ये हमारा नहीं है, पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं अरसे से उनका ये कहना है कि जैसे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, हाई कोर्टों की सतह पे नहीं, और वहाँ कोई पिक एंड चूज़ नहीं करता, किसी को सवाबदीद हासिल नहीं है कि किसको बेंच में बिठाना है किसको नहीं बिठाना। जो सीनियर मोस्ट 5 होती हैं वो बैठ जाती हैं। लिहाजा किसी को शिकायत नहीं होती कि किसी नज़रिए के लोगों को या किसी की मुदाखलत की वजह से यहाँ बेंच में लोग बिठाए गए हैं। यहाँ जो होने जा रहा है, देखिए, यहाँ ये कर रहे हैं कि जो 13 रुकनी कमीशन बनाया जा रहा है उसमें हमेशा ये बिल्कुल वाज़े बात है कि अक्सरियत जो है वो हुकूमत या हुकूमत नवाज़ मेंबरान की होगी। उसमें लॉ मिनिस्टर होंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल होंगे, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल से होंगे, उसमें स्पीकर के नॉमिनेटेड एक साहब होंगे। 4 तो ये हो गए। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से किसी को शक ना रहे कि इसके जो इलेक्शन हैं वो भी उसी तरह अब होते हैं जैसे कौमी इलेक्शन हुए हैं। इस मुल्क में अब किसी भी अहम इलेक्शन को छोड़ा नहीं जा रहा। हर इलेक्शन में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए कुव्वतें जो हैं वो सरगर्दा रहती हैं। तो ये तो 4 खुल के आपके सामने आ गए। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो चीफ जस्टिस होंगे और उसके बाद जो मज़ीद इसमें जज साहिबान आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से भी हमने ये देखा है माजी में जो जुडिशल कमीशन था वहाँ बड़ी आसानी से तोड़ दिया जाता है लोगों को, उसमें बड़ी आसानी से लोग आ जाते हैं। और ख़ास तौर से जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक दफ़ा तश्कील दे देंगे और उसमें मंजूर नज़र जज आ जाएंगे, वो जो आप समझेंगे कि ताबे रहेंगे, हुकूमत को दुश्वारी में नहीं डालेंगे, मुक़तदरा को दुश्वारी में नहीं डालेंगे, नहीं पूछेंगे कि फ़ोन क्यों टेप होते हैं, नहीं पूछेंगे कि कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, कोई ख़त नहीं लिखेंगे। जब मुती फरमा बरदार किस्म के जज आ जाएंगे तो फिर ये जो जजों का पैनल है और जो हुकूमती पैनल है ये मिलकर हमेशा अक्सरियत में रहेगा। और आइंदा भी जो जजों की तकर्री होगी और जो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाए जाएंगे वो हम देख सकते हैं कि किस नौयत के होंगे, किस तर्ज के होंगे। तो इस हवाले से देखा जाए तो जो आइनी हमारे हुकूक हैं उनके लिए जब हम कोई पिटिशन करेंगे वो हाई कोर्ट में करें या वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो सिर्फ उन्हीं गिने चुने जजों के पास जाएगी। ये इस तरमीम का हासिल है जो रियासत को, मुक़तदरा को मंजूर हैं। आपको बाबर सत्तार साहब जैसे जज ये मुकदमे सुनते हुए अब नहीं दिखाई दिए जाएंगे। आपको हाई कोर्ट के कई जजों के नाम मैं लाहौर से, सिंध से ले सकता हूँ, वो नहीं अब आपको दिखाई देंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कौन जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तमाम हाई कोर्टों में और तमाम सुप्रीम कोर्टों में। वो जज साहिबान होंगे जिनके बारे में हम अरसे से जानते हैं कि उनके कलम से एक ख़ास ही नौयत के फ़ैसले निकलते हैं। सब और जो चीफ जस्टिस की तैनाती है उसमें जो अब ज़ाहिर पहले सिंपल मेजॉरिटी मुतरासिब नुमाइंदगी पार्लिमानी कमेटी की होती, पहले सिंपल मेजॉरिटी का था, 2/3 मेजॉरिटी हो गई है। और उसमें एक ये जो अहम शिक है वो ये है कि अगर जज मना कर दें टॉप 3 में से जिनको मुंतखब किया गया है तो बाकी 2 को कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर जैसे याया आफरीदी का अगर नाम आ रहा है, अगर उनको, और ज़ाहिर सिर्फ खबरों की हद तक, अगर वो इनकार कर दें तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी एक को कंसिडर किया जाएगा। आपके ख्याल में ये भी अभी भी काबिल कबूल नहीं है? 2/3 मेजॉरिटी प्लस अगर वो इनकार कर दें तो बाकी नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ना, पहले तो इसी चीज़ पे आई है कि 3 का पैनल आपने बना दिया, आपने कहा कि 3 सीनियर मोस्ट में से एक को मुकर्रर किया जाएगा।
जो ये पार्लिमानी कमेटी है उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, क्योंकि लिखा है मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पे मेंबर दिए जाएंगे इस कमेटी में। तो हुकूमत ज़ाहिर है मुतनासिब नुमाइंदगी से अगर देखें तो उसके पार्लिमान में अददी तौर पे ज़्यादा मेंबर होते हैं, तभी वो हुकूमत है, वो या उसके इत्तेहादी मिलाकर। तो यहाँ तो बराह रास्त हुकूमत की अक्सरियत होगी इस पार्लिमानी कमेटी में। अब इस पार्लिमानी कमेटी ने जो तकर्री करनी है, और जब हुकूमत की अक्सरियत है तो आप समझिए ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद हुई, और वज़ीर आज़म किससे हुक्म लेते हैं वो हम सबको पता है। तो अब यहाँ पे जो तकर्री होगी उसके लिए 3 सीनियर जज ही नहीं, वो जज भी, आज एक जज फ़र्ज़ करे 6 नंबर पे है, 7वें में पे है, वो समझता है कि साल में मैं 3 में आ जाऊँगा, और उस वक्त एक जज साहब ने रिटायर होना है बतौर चीफ जस्टिस, तो मैं भी उन 3 की दौड़ में शामिल होऊंगा। तो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुती व फरमा बरदार हो जाता है इस ख्वाहिश में कि एक दिन मेरा नाम भी ज़ेर गौर आएगा, और जो फ़ैसला साज हैं, फ़ैसला करने वाले हैं, वो मुझसे खुश हुए तो मुझे वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देंगे। तो इस हरबे के ज़रिए आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जहनी, फ़िक्री, रूहानी आज़ादी थी उसको सल्ब कर दिया है। इसीलिए ये बहुत एक खौफनाक और एक नाकाबिल कबूल शक है। तो ये जो 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला था, क्या ये आपके कहने पर नहीं हुआ कि सिंपल मेजॉरिटी की बजाय ये पार्लिमानी कमेटी 2/3 मेजॉरिटी के जरिए नॉमिनेट करे? ये भी आपके कहने पर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो बात कोई हमसे डिस्कस ही नहीं हुई। हम बड़े वाज़े थे कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, ताकि कोई इसमें ना लॉबी बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना इसमें कोई दौड़ हो, ना कोई इसमें खुशनुदी की बात हो। जो भी सीनियर, देखिए चीफ जस्टिस ने क्या करना होता है, कहने को चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा ओहदा है। अब तो आपने जो प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच बनाने की ताकत भी उससे ले ली, एक कमेटी ने बेंच बनाने होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ये कहा जाता है। उसकी कोई जहानत या उसकी काबिलियत या उसकी इस्तात में तो कोई औरों से ज़्यादा कोई ताकत नहीं होती, बल्कि अब तो कम होगी। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजों के पास होंगे। आइनी मामला तो वो देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं है तो वो तो सिर्फ आइनी मामला और दीवानी और फौजदारी या टैक्स के मामला देखेंगे। आइन से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं होगा, तो वो एक सानवी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। तो इस पूरे तनाजुर में हम देखें तो जो हमारा अदालती निज़ाम था उसको बिल्कुल तलपट कर दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जिसको प्रिजाइडिंग जज लगाया जाएगा असल में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। बाकी सब लोग जो हैं ऑल्सो रैन हैं उसके साथ इर्द गिर्द। मगर जब मौलाना साहब के साथ मिलकर हुकूमत की जो तरामीम हुकूमत लाना चाहती थी, जिसे मौलाना ने भी कहा कि काला साहब था जिसके हमने डंग निकाला, जिसके हमने दांत तोड़े, उन्होंने आपको खराज तहसीन पेश किया, आपने उन्हें खराज तहसीन पेश किया इस सारे के सारे मामले में, तो बेहतर ना होता कि मौलाना के साथ और पुश किया जाता और वोटिंग के मरहले का भी हिस्सा बना जाता अगर आप इतना पुश करने में कामयाब हो? देखिए हमने किया, मौलाना ने एक जगह जाके कहा कि देखिए फिर इससे आगे तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और उन्होंने अगवा करनी है तो और कर लेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की कि देखिए इस पे तो हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे कितने लोग अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। ये तमाम अमल अगवा के खौफ में हुआ है। आपको समझना चाहिए ये कोई पार्लिमानी अमल नहीं था, ये धौंस थी, ये खौफ था, ये अगवा कारी का करिश्मा है ये तमाम सूरत हाल जो है। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि ये कोई पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं हो रही थी। यहाँ ये खबर आ रही थी कौन उठ गया, किसकी बीवी उठ गई, किसकी बेटी उठ गई, किसके घर पे हमला हो गया, किसके बेटे को मारने पीटने की तस्वीर सामने आ गई। तमाम गुफ्तगू इस तनाजुर में हुई है। तो ये आप भूलिएगा नहीं कभी कि क्या तनाजुर था। मौलाना ने बिल्कुल कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तब हमने कहा कि यहाँ हम आपका साथ नहीं दे सकते। जो गौहर साहब की बात चलती है वो एक पुराना मुसव्विदा था जिसमें यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज साहिबान सीनियरिटी की बुनियाद पे लगेंगे, 5 या 7 जो भी सीनियर मोस्ट हैं वो लगेंगे। उस हद तक उन्होंने कहा गौहर साहब ने कि हमारा इत्तफाक है, लेकिन तब भी हमारी वाज़ेह पोजीशन थी कि हम इस पार्लिमान के इस्तेहकाक को नहीं मानते। ये एक फ़रेब पर मबनी पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 की ये पार्लियामेंट है, ये धौंस की बुनियाद पर पूरा अमल हो रहा है, ये खुफिया तरीके से हो रहा है। लोगों के पास मुसव्वदे नहीं, माशरे को पता होना चाहिए, सहाफ़ियों को पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में, ट्रेड यूनियंस में, हर जगह लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। ये रात की तारीकी में एक बंद कमरों में गुफ्तगू की बुनियाद पर आईनी तरामीम नहीं होती। तो हमारा उसूली मौक़िफ़ हर सतह पे ये था कि हम वोट नहीं डालेंगे।
साहब, और आपके जो रहनुमा हैं उनके साथ कुछ की तो ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर वीडियोस भी सामने आई, मगर फिर ये कन्फ्यूजन फैल गई कि पार्टी को भी किस किस पर भरोसा नहीं है। शहबाज गिल साहब ने जो नाम शेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं सीनियर मेंबरान ने भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म की है, उसमें ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम ले दिया, रियाज फतियाना साहब का और दीगर का। फिर उन्होंने सवाल उठा दिया आपकी सेनेटर साहिबा के हवाले से, जरका साहिबा के हवाले से, कि पॉलिटिकल कमेटी में भी मैंने बताया था, हालांकि वो कह रही हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ी हूँ, ज़ैन कुरैशी साहब की फैमिली ने सफ़र किया है, चाहे उनके वालिद साहब हो, उनकी अहलिया की किडनैपिंग का मामला हुआ। इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से? देखिए, जिन लोगों ने तो वाज़े तौर पे असेंबली में वोट डाला है इस आईनी तरमीम के हक़ में, उनकी पोजीशन तो बिल्कुल वाज़े है कि उन्होंने पार्टी की हिदायत पे अमल नहीं किया, पार्टी से गद्दारी की है, तो उनके हवाले से तो कोई इबहाम नहीं है। जो लोग गायब रहे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला, हम समझते हैं कि उनका भी जो इस वक्त किरदार है वो तवज्जो तलब है, बल्कि कुछ हालात में मशकूक भी है। उस हवाले से हम एक आध दिन में फ़ैसला करेंगे। हमारी अपनी अंदरूनी तहकीक जारी है। हम समझते हैं कि जिन लोगों ने राब्ता हमसे मुनक़ता किया, हमारे लोग मुतय्यन थे तमाम MNAs सेनेटर्स से राब्ता करने के लिए, और राब्ता मुनक़ता करने के बाद अचानक वीडियोस जारी कर दी, तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आप हमसे राब्ते में नहीं थे, फिर ये वीडियोस कैसे आ गई, पहले आपको क्यों रसाई हासिल नहीं थी किसी फ़ोन तक। तो ये तमाम मामला तवज्जो तलब है, लेकिन ये गैर अहम है। देखिए, अब एक वाक़या, एक सानिया होना था, वो हो गया। एक सवाल इस पर जरूर करना चाहूँगा, क्या ज़ैन कुरैशी साहब भी उनमें शामिल हैं जिनके आप ये तहकीक तलब मामला है जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो भी शामिल। साथ में मुझे ये भी बताइएगा, अब आगे आपका क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि जो कमेटी के नाम हैं उसकी तरफ भी तरीके साफ जारी है, उसमें भी आप नाम देंगे। क्या आप अभी भी भरपूर कोशिश करेंगे कि JUI से बात की जाए, अगर MQM इत्तेहादी उनसे बात की जाए, इन कमेटियों में भी एक सियासी अमल के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए कोशिश की जाए? देखिए, जब एक बुरी चीज़ वजूद में आ जाती है तो फिर आप या तो उस बुरे काम को छोड़ दें कि वो अपनी बुराई, अपना शर जो है बिला किसी मुज़ाहमत के वो फैलाए माशरे में, या आप मुज़ाहमत जारी रखें, अंदरूनी मुज़ाहमत भी उस कमेटी का या उस निज़ाम का हिस्सा तो नहीं लेकिन उससे एंगेज करके, या आप सिर्फ बाहर निकल जाएं सड़कों पे। तो हम अपना लाए अमल जो है वो तय करेंगे कि हमने किस तरह अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो मुदाफ़ा के ख़िलाफ़, वो हमने कैसे आगे बढ़ानी है। ये एक मैच्योर, एक बुर्दबार लाया अमल होगा। हम सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यकीनन सड़कों पे, मैदानों में हमारा एहतजाज होगा। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम सियासी जंग भी लड़ेंगे, और हर सतह पे हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में शराफत की बका के लिए, आइन बका के लिए ये जंग लड़ेंगे। साहब, जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, अब ज़ाहिर मुतादिद खबरें उस हवाले से सामने आई हैं। ये खबर भी सामने आई कि उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया कि इस्लामाबाद में हुआ अगर एहतजाज तो फिर लाहौर में क्या हुआ जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचे थे। मुतादिद खबरें उस हवाले से आती रही हैं। एग्जैक्ट बताइएगा, उनकी सेहत के हवाले से भी उन्होंने क्या कहा, एहतजाज के हवाले से उन्होंने क्या डायरेक्शन दी? देखिए, एहतजाज के हवाले से कोई जो हुआ लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई तफसीली बात नहीं हुई। इमरान खान साहब का दुनिया से राब्ता मुनक़ते था 3 अक्टूबर के बाद से। जब हम उन्हें मिले हैं तो ये पहली उनकी गुफ्तगू थी। उन्हें किसी बात का इल्म नहीं था। उनको ना अखबारात दिए जा रहे हैं, ना TV दिया जा रहा है, जो कि उनका हक़ है। फ़ैसले मौजूद हैं अदालतों के, जेल मैनुअल है। उनको 5 दिन बिल्कुल तारीकी में रखा गया, बिजली बंद कर दी गई, उसके बाद बिजली बहाल हुई, लेकिन 10 दिन तक उनको किसी से नहीं मिलने दिया गया। वो बिल्कुल उस कमरे में अपने बंद रहे, 8 बाय 8 का जो उनका कमरा है। उसके बाद से आज दिन तक उनको सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक साइकिल बाहर मौजूद है लेकिन उनको इजाज़त नहीं कि उसको इस्तेमाल करें। वो कॉरिडोर में सिर्फ फिर सकती हैं 1-1.5 घंटा। उनको बाहर सामने जो जेल में जो मैदान है उसमें जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये हर तरह से हमारे आइन, कानून, जेल मैनुअल की ख़िलाफ़ वर्जी है। जो बैनुल अक़वामी हुकूक़ हैं कैदियों के, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। ये टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है, तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। ज़हनी अज़ियत उनको दी जा रही है। इस दौरान वो बीमार भी रहे, उल्टियाँ रहीं उनको। अब वो ठीक हैं, सेहत उनकी अब ठीक है। वो बहुत पुरअज़म हैं, वो बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हैं अपनी जगह। उन्होंने कहा, मैं तमाम उम्र जेल में रह सकता हूँ, हम ऐसा ज़ाहिर नहीं होने देंगे। मुझे बेशक की मिलिट्री अदालत के सामने ले जाएं, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। मैं हक़ की आवाज़ हूँ, मैं उसूल पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। क्या उन्होंने किसी नाराज़गी का इज़हार किया हिकमत अमली के हवाले से? वो गलत हैं।
उन्होंने किसी नाराज़गी का इजहार किया? देखिए, बहुत मुख्तसर बात हुई। ये 45 मिनट की मुलाकात थी। इसमें 15 मिनट तो उनकी सेहत के हवाले से, जो उनके हालात हैं उस हवाले से हुए। बाकी 30 मिनट की गुफ्तगू हुई, उसमें और बहुत सी बातें थी। आगे क्या होगा ये बात आपके सामने जल्द आ जाएगी। ज़ाहिर है कि एहतजाज हमारे लाए अमल का एक कलीदी हिस्सा होगा। उनके खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला थे, तो फिर जो अडियाला जो सेंट्रल जेल रावलपिंडी है उसकी तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आई, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, जो मामला, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं या खाना पीना ठीक है इमरान खान साहब का? जैसा कि घर से कुछ नहीं आ रहा उनको, जो जेल घर से कुछ नहीं आ रहा, जो जेल का खाना होता है वही उनको मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 5 दिन जब बिजली बंद थी तो इंतहाई उनको बुरी किस्म का खाना मिला जिससे वो उल्टियाँ करते रहे, लेकिन अब उनको जो जेल का उमूमी खाना है वो मिल रहा है और उनकी सेहत ठीक है। शुक्रिया। हमारे साथ तहकीकाती साफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान अकरम साहब कह रहे हैं कि जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे हम उनके हवाले से तहकीक कर रहे हैं। अब जरका साहिबा हों, सेनेटर जैन कुरैशी साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, वो सब अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं, पार्टी फिर भी तहकीक कर रही है। असल में मामला हुआ क्या है? सस्पिशन तो बड़े प्लाजिबल हैं। एक इनका, अगर कोई लोग कहते हैं कि हमारा राब्ता चलें, वो छुप के बैठे हुए थे, लेकिन पार्टी के साथ उनका राब्ता होना चाहिए था। जैन कुरैशी भी अगर वो आ गए हैं मंजर आम पे और वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि आप जाके छुप जाना, तो वालिद साहब से तो इनका कोई 10-12 दिन हो गया राब्ता हुआ। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से वालिद साहब ने इनको कन्वे किया है, को ख्वाब के जरिए किया है या किस तरह से हुआ है। तो ये बात तो है। अब ये है कि ये सारे लोग जो हैं ओवरऑल लगता तो ऐसे ही है कि जैसे एज अ रिजर्व फोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए, कि इनको साइड पे रखा गया कि अगर कोई नागुज़ीर सूरत हाल हुई तो शायद आपकी ज़रूरत पड़ जाए। तो वो जरूरत, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़ाहिर इतना मुश्किल टाइम देखा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतना मुश्किल टाइम देखा, जैन कुरैशी हो, उनकी बहन हो, फिर जैन कुरैशी की एहलिया की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वाक़या सामने आया। ऐसी क्या मजबूरी होगी जैन कुरैशी की कि वो उस सबको हटकर पार्टी को वो करेंगे जिसकी वो कस्में भी खा रहे, ऐसा नहीं किया उन्होंने? देखिए ना, अभी इस टाइम कितने इनके लोग हैं जो जेल में हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है। पीटीआई वालों की बातों से ऐसे ही लगता है कि जैसे इमरान खान जो है वो सारी सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, और जो बाकी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी उसी जेल में हैं, उनका कभी कोई जिक्र नहीं होता, उनके बारे में तो कोई ट्रेंड नहीं चलता। इनके अलावा जो इनके दूसरे हैं वो जो लाहौर में इनके लोग हैं वो भी, उनका कोई जिक्र नहीं है, उमर सरफराज चीमा का या जो दूसरे हैं और लोग हैं इनके, उनका कहीं जिक्र नहीं आता। तो मेरे ख्याल है कि एक तो ये बात है। दूसरा, ये पार्टी बजाते खुद एक हालत जंग में रहती है, एक दूसरे पर शक करती रहती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो एजेंसियों के साथ मिला हुआ है, ये उनका टाउट है। तो इससे भी कई लोग जो है हो सकता है कि मुतासर होते हैं। और फिर अबावाल मेरे ख्याल है कि ये जो तरमीम है ये बड़ी एक अभी तक हुकूमत जिस नीयत से लेके आई है वो अपनी तरफ से ये लेके आई है कि ये एक गेम चेंजर है, कि इसके बाद जो पीटीआई का डंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि इन लोगों को भी ये एक पैगाम बजाया गया कि इसके बाद तो कुछ नहीं बचना, तो बेहतर है कि आप पहले हमारे साथ राब्ते में रहें। और इन्होंने शायद अपना कोई एक प्लान बी के तौर पे या अपनी फॉल बैक पोजीशन के तौर पे इन्होंने भी कोई इनकी बातों में आगे मुमकिन है, हो सकता है। सलमान साहब कह रहे हैं, मौलाना ने भी कहा कि बस अब ये फाइनल ड्राफ्ट है, वो कह रहे हैं हम नहीं माने थे। मौलाना ने तो कहा कि हमारा इत्तेफाक हो गया है मुसव्विदे पर, और मगर इनकी दूसरी शिकायत है जिसकी वजह से वोटिंग में नहीं आना चाहते। सलमान साहब ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं माने थे। मौलाना ने कहा कि अगर आप इससे आगे मैं नहीं बार्गेन कर सकता, क्योंकि फिर लोग उठाना, वो अपनी पार्टी के हवाले से भी कह रहे थे, तो हुकूमत का बैकअप प्लान वाकई ये था। नहीं माने मौलाना तो ठीक है, फिर करा लेंगे तरमीम, और वाकई करा लेते हो। नहीं, वो उनका प्लान भी था। यही लोग जो है जैन कुरैशी है, जो बाकी लोग हैं, ये उस सूरत में इस्तेमाल होने थे कि अगर मौलाना उनका साथ ना देते, ये हर सूरत में आनी थी। उस लिहाज से मौलाना की जो पॉलिसी है वो उनकी यही थी। और बल्कि उनके जो कामरान मुर्तज़ा हैं उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम इनका साथ ना देते तो ये इससे भी ज़्यादा सख्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसमें डाल लेते। तो एक तो उन्होंने अपने लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की। इमेजिन करें कि अगर मौलाना की अपनी पार्टी में तोड़फोड़ होती, वो 2 दिन 4 दिन को बदनामी होती, अपने मुखालफिन को बुरा भला कहते, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद अपनी पार्टी देखनी थी ना कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस तरह अख्तर मेंगल जो है वो अपने सेनेटर तलाश कर रहे हैं, सेनेटर जो है वो उनसे भाग रहे हैं। तो ये मामला जो है, अब पीटीआई की जो बात है, पीटीआई वाले या सलमान अकरम राजा साहब या बाकी लोग
इन्होंने तो इमरान खान को अल्टीमेटली देखना है ना कि इमरान खान किस चीज़ पर मानते हैं। इमरान खान अगर नहीं मानेंगे तो ये बाकी लोग जो है इनकी तो कोई इतनी अहमियत ही नहीं है इनके अल्फाज की या इनकी सोच की कि ये क्या सोचते हैं। उनको अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते, और ये तय था, ये सबको पहले नजर आ रहा था कि इमरान खान नहीं मानेंगे, जितनी अच्छी तरमीम भी आ जाए वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बाकी लोग जो हैं ये तो कुछ इनके पास तो इख्तियार था ही नहीं कि मौलाना को हाँ या ना में या को मेरिट पर कुछ जवाब ही दे पाते। बहुत शुक्रिया आपने सुनिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।